Dear 12th class students, hope that you are all right. आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूएस हेजमनी, कैन इट बी ओवरकम। ये जो यूएसए की हेजमनी है, इसका जो इम्प्रेशन है, इसका जो दबदबा, इसकी जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पर, क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है? क्या इसको मतलब एंड किया जा सकता है? इसको ख़त्म किया जा सकता है? ए क्वेश्चन इज़ ऑफन आस्क्ड। अक्सर ये सवाल किया जाता है, हाउ लॉन्ग वुड यूएस हेजमनी कंटिन्यू। कब तक, कितनी देर तक यूएस की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसकी जो हेजमनी है, इसका जो इम्प्रेशन है, इसका जो पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, चाहे वो सोशल फील्ड में, चाहे वो कल्चर में हो, इनका जो इम्प्रेशन है, इनका जो ये मतलब इनका जो रोल है पूरे वर्ल्ड पर, इनका जो सिस्टम चलता है और बहुत सारी कंट्रीज़ को ये अपनी तरफ खींचते हैं, तो कब तक चलेगा ये? कैन वी गो बियॉन्ड दिस हेजमनी? क्या हम इस हेजमनी के आगे कभी बढ़ सकते हैं? व्हाट इज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस हेजमनी? और ये जो हेजमनी है, इसका प्रेजेंट क्या है, इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, एंड फ्यूचर ऑफ दिस हेजमनी, और हेजमनी का फ्यूचर क्या है? क्या ये फ्यूचर में भी रहेगी यूएसए की हेजमनी? ओनली हिस्ट्री कैन प्रोवाइड अस आंसर टू सच क्वेश्चंस। सिर्फ हमें हिस्ट्री ही बता सकती है, इन सवालों का जवाब हमें सिर्फ हिस्ट्री दे सकती है कि क्या अगर कोई कंट्री, अगर कोई नेशन पिछले ज़माने से लेकर आज तक उसके पास हेजमनी थी, मतलब किसी कॉन्टिनेंट में या पूरे वर्ल्ड में, तो क्या वो हेजमनी हमेशा कायम रही है या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुई है? देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइक ए कंट्रीज गवर्नमेंट। यहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो पूरे वर्ल्ड पर चलाई जाए, लाइक ए कंट्रीज गवर्नमेंट। जिस तरह कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है जो पूरे मुल्क का निज़ाम चलाती है एक कानून के तहत, क्या इस तरह से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना सकते हैं? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली नहीं होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ दस पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट। और अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर सियासत चलाई जाती है, ये वो पॉलिटिक्स है जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट जब होती है किसी मुल्क में और उसमें जो पॉलिटिक्स चलाई जाती है, दैट पॉलिटिक्स कैन बी रन बाई फॉलोइंग सर्टन रूल्स एंड लॉज ऑफ ए कंट्री। जब हम किसी मुल्क में पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो हम वहाँ पर बहुत सारे रूल्स और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके चलाते हैं। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पॉलिटिक्स चलाई जाती है लेकिन विदाउट गवर्नमेंट। हम पूरे वर्ल्ड में कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते जो सारे मुल्कों को एक कानून के तहत चलाई जाए, क्योंकि बहुत सारे जो जो डिफरेंट कंट्रीज़ है दुनिया में, उनका कल्चर अलग अलग है, उनके रूल्स अलग अलग है, उनकी इथनिसिटी अलग अलग है, उनका उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, उनकी लोकेशन अलग अलग है, उनकी जियोग्राफी अलग अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग अलग है, उनके फेस्टिवल्स अलग अलग है, उनका रिलीजन अलग अलग है। तो बहुत हद से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है, इसको हम एक कानून के तहत पूरे दुनिया में नहीं ला सकते। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम पूरे वर्ल्ड में एक ही गवर्नमेंट कायम कर सकें। देयर आर ओनली ए फ्यू रूल्स। अब यहाँ पर कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स और कुछ उसूल है कॉल्ड लॉज ऑफ वार, जिनको हम लॉज ऑफ वार कहते हैं, जंग के उसूल कहते हैं या कानून कहते हैं, विच पुट ए रेस्ट्रेंट ऑन ए वार, जो जंग पर पाबंदी लगा सकते हैं। वेरी फ्यू स्टेट्स कैन इंटरेस्ट देयर सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल लॉ अलोन। कुछ स्टेट्स यहाँ पे है, कुछ कंट्रीज, कुछ नेशंस यहाँ पे है जो अपने भरोसे को, मतलब देयर अपने भरोसे को, देयर सिक्योरिटी टू इंटरनेशनल लॉ अलोन, जो इंटरनेशनल लॉ को अपनी सिक्योरिटी मतलब दे सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज, यहाँ पे कुछ लॉज है जो मतलब बहुत सारे स्टेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली नहीं है। सो डज इट मीन दैट देयर इज़ नो रिप्रीव फ्रॉम हेजमनी एंड वार? क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो हेजमनी है, क्या इससे हमें कभी फ़ायदा, मतलब इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, या जंग से हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? क्या इसका मतलब यही है? इन शॉर्ट टर्म, अब हम मुख्तसर में कहेंगे, इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट। ये एक साबित किया हुआ एक मतलब एक फैक्ट है, एक हकीकत है, दैट नो सिंगल पावर कैन मैच और बैलेंस द मिलिट्री इक्वेशंस ऑफ द यूएसए।
कोई भी सिंगल पावर हम कहते हैं, किसी भी एक मुल्क का जो पावर है वो मैच हो ही नहीं सकता या बैलेंस में नहीं आ सकता, बराबर नहीं आ सकता। किसके बराबर? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री, मतलब उनकी मिलिट्री माइट है। ए मिलिट्री कोलिशन अगेंस्ट द यूएस इज हाईली अनलाइकली ड्यू टू द persisting differences between countries like Russia, India and China, which have the potential to counter the US hegemony. अब जो मिलिट्री कोलिशन, जो एक अगर मिलिट्री कोलिशन, एक मिलिट्री की कोलिशन बनाई जाएगी यूएसए के खिलाफ, तो इसके खिलाफ कौन कौन से मुल्क एक साथ खड़े होकर मतलब यूएसए को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन 2-3 मुल्कों को शामिल होना है, तब ये यूएसए के पावर के बराबर हो सकते हैं। और उनमें ज़्यादातर हम किसको ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर ड्यू टू द परसिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज, लाइक यहाँ पे रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये बहुत मतलब यूएसए के बाद वो कंट्रीज़ है जिनके पास टेक्नोलॉजी, फौज और ताकत ज़्यादा है, विच हैव द पोटेंशियल। इनके पास इतना पोटेंशियल है, इनके पास इतना इनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये काउंटर कर सकते हैं यूएस हेजमनी को, उसको ये कम्बैक्ट कर सकते हैं, उसके मुकाबले में ये खड़े हो सकते हैं, उनको चैलेंज कर सकते हैं। द यूएस हेजमनी कैन बी ओवरकम बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज है, कुछ वे आउट्स है, कुछ मतलब ऐसे मेथड्स है, ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम ये जो यूएसए की हेजमनी है, इसका जो ताकत है, इसका जो मतलब यूनिपोलरिटी की जो मतलब इनका इम्प्रेशन है, या ये दुनिया को अपने मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, तो उनको कैसे, इसको कैसे चैलेंज किया जाता है। 3 चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर नीचे डिस्कस की गई है। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट वो है बैंड वैगन स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी है जिसको बैंड वैगन स्ट्रेटजी कहते हैं। सर्टेन स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट वुड बी स्ट्रेटजिकली एंड रेशनली मोर प्रूडेंट फॉर स्टेट्स टू यूज द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय यूएस हेजमनी। जो यूएस हेजमनी ने दुनिया में एक मौका पैदा किया है, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ किए हैं जिनको मतलब जो दूसरे स्टेट्स से वो बहुत होशियारी से और रेशनली से इसकी स्ट्रेटजी मतलब यूएस की हेजमनी को अपने मकसद के लिए, अपने मुफाद के लिए इसको यूटिलाइज, इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर थिंग इन इट। हर एक बुराई में या हर ख़राब काम में कोई अच्छाई का कोई अच्छाई की कोई चीज़ ज़रूर होती है। तो इसलिए मतलब ये कहा जाता है कि ये जो यूएसए की हेजमनी है, इसको ये जो मतलब स्टेटस है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी को मतलब इसकी ताकत को अपने मकसद के लिए बहुत होशियारी से और रेशनली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ए हाई इकॉनमिक ग्रोथ रेट रिक्वायर्स इंक्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड इन्वेस्टमेंट। अब यूएसए की जो यूएसए का जो इकॉनमिक ग्रोथ है, उनकी जो मईशत है, उनकी जो आमदनी का सिस्टम है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ट्रेड उनका बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ती है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन्वेस्टमेंट, वो उनकी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके साथ एक्सचेंज मतलब कर सकते हैं, या उनके साथ कुछ ऐसे गुड रिलेशंस रख के उनकी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके वो अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकते, जिसकी वजह से उनके मुल्क में भी बहुत सारा फ़ायदा इनको मिलेगा। एक तो इनको टेक्नोलॉजी से नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया है, तैयार किया गया है, और दूसरा ये कि ये उस टेक्नोलॉजी से अपने मुल्क के जो रिसोर्स हैं उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जुडिशसली यूज़ कर सकते हैं, और तिजारत को भी और इन्वेस्टमेंट को भी, कि कैसे मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है यूएसए का, कि कैसे वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसे चीज़ में जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें। दिस कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय वर्किंग विद द हेजमन रादर देन गोइंग अगेंस्ट इट। ये कहते हैं कि ये जो बैंड वैगन स्ट्रेटजी है, इसके मुताबिक अगर किसी हेजमन कंट्री के खिलाफ जाएंगे, उस खिलाफ जाने वाली कंट्री को, नेशन को, स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूएसए है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर मतलब मुल्क है, और इसके खिलाफ जाना ये तो बहुत ख़तरनाक एक मतलब एक्ट होगा। इसलिए इसके मतलब बदले ये जो बैंड वैगन स्ट्रेटजी के मुताबिक इस मुल्क के साथ अच्छे राब्ते रख के इसकी हेजमनी को मतलब अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ काम करके अपने मुल्क को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी इज़ नोन एज बैंड वैगन स्ट्रेटजी। इसको बैंड वैगन स्ट्रेटजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ बेटर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द
hegemonic system rather than opposing it. इसके मुताबिक कि ये ठीक रहता है कि अगर मतलब हेजमोनिक कंट्रीज़ को बेनिफिट्स मतलब से बेनिफिट्स उठा सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे बेहतर है कि ये अच्छा है कि हम उनसे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि इसके खिलाफ जैसे, क्योंकि इसके खिलाफ एक कंट्री जा ही नहीं सकती क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर ये हेजमोनिक कंट्री होती है जैसे यूएसए है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटजी है। ऐसा जब करेंगे तो इस तरह से यूएसए के जो मतलब यूएसए की जो हेजमोनी है इस पर एक कंस्ट्रेंट पड़ेगा, इस पर एक रुकावट पड़ेगी और इस तरह से इसको चैलेंज किया जा सकता है। अब जो यहाँ पर जो सेकंड मतलब स्ट्रेटजी है वो है हाइड स्ट्रेटजी। हाइड कहते हैं छुपने को। द अदर स्ट्रेटजी ओपन टू स्टेट्स इज टू हाइड। जो दूसरा तरीका यहाँ पर जिस तरह से मतलब जिसकी वजह से हम यूएसए की मतलब हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं वो है हाइड स्ट्रेटजी। दिस मीन्स टू कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द हेजेमनी। इसका मतलब है कि ये जो हेजेमनी कंट्री है इससे एक अच्छी खासी डिस्टेंस रखी जाए दूर। एक इंसान मतलब एक नेशन को एक स्टेट को ऐसे बिहेव करना है कि इसको इस मतलब स्टेट से दूर रहना है, यूएसए से दूर रहना है। मैनी बिग एक्टर्स लाइक बहुत सारे एक्टर्स जो है बहुत सारे जो नेशंस है इंटरनेशनल सिस्टम में लाइक चाइना है, रशिया है एंड द यूरोपियन यूनियन है और ट्राइंग टू एग्जाम्पलीफाई सच ए बिहेवियर। ये इसी तरह से बिहेव करते हैं, खुद को दूर रखते हैं मतलब यूएसए से उसके खिलाफ भी नहीं जाते, उसको फेवर भी नहीं करते लेकिन दूर रहते हैं। तो ये इस बिहेवियर को मतलब हाइड स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ऑल दिस एक्टर्स हैव sought to stay below the radar। ये बहुत सारे जो एक्टर्स है ये सब मतलब राडार से नीचे रहते हैं एज इट वायर बट दे डू नॉट वांट टू एंटागोनाइज द हेजमनी। ये राडार से दूर रहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से मतलब यूएसए को नाराज़ कर सकते हैं। दिस हाउएवर कैन नॉट बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर बिग सेकंड रैंक पावर्स। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चला जाने वाला कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से ये एक्टर जो जैसे मेनली इसमें जो रशिया और चाइना आता है ये बहुत दो और ताकतवर मतलब कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जो मतलब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं लेकिन ये ज़्यादा देर तक इस पर नहीं रह सकते। वह दिस में बी एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव पॉलिसी फॉर small countries. Big states like Russia, India, and China are huge agglomeration like EU cannot hide for any fixed length of time। ये जो हाइड स्ट्रेटजी है ये छोटे छोटे मुल्कों के लिए सूटेबल रहेगा लेकिन ये जो बड़े कंट्रीज़ है बड़े नेशंस जिसमें रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है या जो बहुत बड़ा जो यूरोपियन यूनियन है जिसको मतलब यूरोपियन यूनियन इसमें बहुत सारी कंट्रीज है जिसको जो इसमें ट्रेड मतलब तिजारत करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं। ये ज़्यादा देर तक इस तरह से इस स्ट्रेटजी को अपना नहीं सकते हैं। तो ये दूसरा जो मतलब स्ट्रेटजी दी गई, एक तरीका दिया गया है, एक प्लान दिया गया है जिसके मुताबिक यूएसए की हेजमनी को या हेजमनी कंट्रीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये बात और भी बताऊँगा कि आज जो चाइना है, रशिया है, ये अब बहुत हद तक यूएसए की हेजमनी को चैलेंज कर सकते क्योंकि आज कोल्ड वार का दौर नहीं है, दुनिया बहुत आगे बढ़ गया और चाइना और रशिया खासकर चाइना बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है जो यूएसए के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब जो यहाँ पे तीसरी स्टेट है वो है मीडिया एंड एनजीओज की फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर्टेन स्कॉलर्स बिलीव दैट द चैलेंज टू यूएस हेजमनी वुड नॉट कम फ्रॉम अदर पावरलेस स्टेटस। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि यूएस हेजमनी को चैलेंज करना ये सिर्फ अदर पावरलेस स्टेटस से नहीं आएगा। रादर दिस चैलेंज में कम फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। ये नॉन स्टेट एक्टर्स आएगा। नॉन स्टेट एक्टर्स वो कुछ चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशंस वो मतलब एसोसिएशंस होते हैं जो स्टेट मतलब में के सिस्टम में नहीं आते हैं, इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। द चैलेंज टू अमेरिकन हेजमनी वुड कम इन कल्चरल एंड इकोनॉमिक रियलम। ये चैलेंज कहाँ से आएगा? ये तो आएगा एक कल्चरल मतलब सिस्टम से और इकोनॉमिक रियलम से। इट वुड इमर्ज
فرام اے کمبینیشن آف سوشل موومنٹس، یہ بہت سارے جو سماجی تحریکیں چلائی جائے گی ملا کے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ان کو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کہتے ہیں، اینڈ اے ہوسٹ آف پبلک اوپینین آف میڈیا، انٹلیکچوئلز، رائٹرس اینڈ آرٹسٹ، اور بہت سارا مطلب ایک گروپ ہے، ایک جماعت آئے گی، بہت ساری جماعتیں آئے گی مطلب پبلک اوپینین کی میڈیا پر، جہاں پر میڈیا کے دو قسم ہوتے ہیں، دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پرنٹ میڈیا، دوسرا ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا میں آتا ہے یہ جو اخبارز ہوتے ہیں، نیوز پیپرز، جرنلز، ٹیبلیاز، پیریڈیکلز، میگزینز، اس میں آتے ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے، اس میں موبائل آتا ہے، انٹرنیٹ آتا ہے، مطلب ٹی وی آتا ہے، ریڈیو وغیرہ آتے ہیں، اور انٹلیکچوئل جو بہت سارے اچھے ذہین قابل لوگ ہوتے ہیں، رائٹرز جو آتھر ہوتے ہیں، اینڈ آرٹسٹ، اور جو آرٹ بناتے ہیں، جیسا آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، جو آرٹ وہاں بنایا تھا ایلگریز آف فرانس اینڈ جرمن، اس طرح سے کچھ کارٹون بناتے ہیں، کچھ نشان بناتے ہیں ایسے جو ایک میسیج دیتے ہیں لوگوں کو۔ دیز نان ایکٹرس may with links from across national boundaries including USA criticize and resist policies۔ اب یہ جو USA کچھ اگر یہ ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا مطلب ایکٹ کرتا ہے مطلب اس دنیا میں، تو آج مطلب میڈیا کا بہت زیادہ اثر ہے، اور آڈیو ویژول میڈیا زیادہ چلتا ہے، تو اس کو وہیں پہ شوٹ کر کے مطلب شوٹنگ اٹھا کے یا ویڈیوز بنا کے پورے دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح USA کی جو ایسی پالیسی جو اچھی نہیں ہوگی، جو ہیومن رائٹس کے خلاف ہوگی، یا کسی کلچرل سسٹم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف ہوگی، چھوٹی یا بڑی، تو اس کو اس میڈیا سے رجسٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو اس میڈیا سے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے USA کی جو دادا گیری ہے، USA کا جو رول ہے، اپنی منمانی ہے، اس پر بہت حد تک دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو سوشل موومنٹس ہوتے ہیں، مطلب سماجی تحریکیں بہت سارے ملکوں میں چلائی جاتی ہیں، اور اس طرح سے ایک کنٹری پر دباؤ بنتا ہے۔ ریسنٹلی ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے عید کے دنوں میں بہت ساری بمباری کی، تو ان میں بہت حد تک حالات خراب ہوئے تھے۔ پھر بہت سارے مسلمان ملکوں میں مطلب پبلک سوشل موومنٹس چلی تھی، جس پر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دے۔ تو ایک مطلب نان گورنمنٹ موومنٹس جو آرگنائزیشنز نے بہت ساری کنٹریز میں موومنٹس چلائی، اس میں کچھ نان مسلمز بھی تھے، تو ایک امپریشن، ایک دباؤ بڑھ گیا مطلب فلسطین اسرائیل پر، تو پھر انہوں نے اس جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ تو ان کو کہتے ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ اب جو چوتھا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے USA کی ہیجمونی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ ہے گلوبل ولیج۔ دا ہول ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج، وی لیو ان دس گلوبل ولیج ود US بینگ دا ولیج ہیڈ مین۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ایک مطلب یہ جو پورا ورلڈ ہے، اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ گلوبل ولیج اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آج ڈسٹنس میٹر نہیں کرتی ہے، آج مطلب چاہے سمندر کے پار کوئی ملک رہتا ہو، چاہے کچھ مطلب چیز مطلب سپیس میں ہو، چاہے زمین پہ ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے ہوا میں ہو، اور چاہے دوسرے کنٹیننٹ میں ہو، کوئی بھی، تو آج یہ کچھ میٹر ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ آج ہم یہ جو دنیا ہے، یہ شرنک ہوئی ہے، اتنی کنیکٹیوٹی ہے، اتنی کنیکٹڈ انٹر کنیکٹڈنیس ہے، بہت ساری جو کنٹریز ہے دنیا میں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اس وجہ سے اب ڈسٹنس جو ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ دوری ہے، یہ دوری اب کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کوئی اس میں مطلب ایک اچھی طرح سے یہاں پہ اگر چھوٹا موٹا واقعہ بھی ہو جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں، تو ہم اس کو ود ان منٹس مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، انٹرنیٹ کے فیسلٹی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ورلڈ کو ایک نام دیا گیا ہے گلوبل ولیج۔ دا ہول ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج، وی لیو ان دس گلوبل ولیج ود US بینگ دا ولیج ہیڈ مین۔ اب یہ جو پوری اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، اور اس ولیج کا ہیڈ مین کون ہے، اس ولیج کا چیف کون ہے، وہ USA ہے۔ نن آف دا ایکٹرز کین لیو دا گلوبل ولیج even if the actions of the hegemon become intolerable, as this is the only world we know and the only village we live in۔ اب یہ جو کوئی بھی ایکٹر، جو بھی کنٹریز اس گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، پوری دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بھی مطلب ولیج جو ہیڈ مین ہوتا ہے، یا جیسے USA جو ہے پوری دنیا میں جن کا جو یہ پاورفل نیشن مانا جاتا ہے، اس کے خلاف زیادہ مطلب اس کو بیکم انٹالریبل، کوئی بھی اس کے خلاف زیادہ نہیں جا سکتا ہے۔ دس از دا اونلی ورلڈ وی نو، صرف یہ ایک ہی دنیا ہے، زمین جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اینڈ دا اونلی ولیج، اور یہ پوری دنیا جو ہے وی لیو ان، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ریزسٹنس ٹو دا ہیڈ مینز ہیجمنی وڈ دین بی دا اونلی آپشن
available to live in the global village. ہمیں اس کی مطلب اب ہمیں یہاں پہ اس کو کیا کرنا ہے، اب ولیج ہیڈ مین نے اگر کسی بھی جگہ کوئی منمانی کرنے کی کوشش کی، اس کو ہمیں رجسٹر کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو رکاوٹ ڈالنی ہے تاکہ یہ جو اس کے جو سیلفش انٹرسٹ ہے ان پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے. ادروائز ہمیں ولیج ہیڈ مین کو اچھی طرح سے ہوشیاری سے مطلب اس کا ان کو اوبے کرنا ہے، جب تک مطلب ہمارا جو پاور ہے، ہماری جو طاقت ہے اس کے برابر نہ ہو جائے، تب تک ہم اس کو اوپنلی چیلنج نہیں کیا کر سکتے. یہ چاہے یو ایس اے ہو یا کل چائنا ہو یا رشیا ہو تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہیجمونک کنٹری ہوتی ہے یہ اپنی بات مطلب منوانے میں کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ہیجمونک کو مطلب مینٹین کر سکتے ہیں. اور جو دوسرے جو مطلب کنٹریز ہے آج دنیا میں، جیسے چائنا اور رشیا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کس طرح یو ایس اے کی ہیجمونک کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تھینک یو.